वेलकम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंडियाज़। हमने पिछली वीडियोस में क्लास 9th का मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि मोशन होता क्या है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देखें, तभी आपको आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे वो अच्छे से समझ में आएंगे और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। सो प्लीज़ गो एंड वॉच। तो मैंने आपको मोशन बताया था कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम या सराउंडिंग। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोशन। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जैसे सपोज करिए ये आपका सन है और ये अगर अर्थ की ऑर्बिट है, तो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता है अर्थ की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ है वो मोशन में है। दूसरा एग्जांपल दिया था मैंने मूविंग ऑफ ए कार। तो बहुत सारी एग्जांपल हैं। फिर हमने बात किया था कि हम मोशन को डिस्क्राइब या डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हमको रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ता है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट बताने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे आप मैथ्स में नंबर लाइन्स पढ़ते हो, नंबर लाइन सपोज करिए ये आपका नंबर लाइन है, तो ये आपका क्या है, ये आपका ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है। तो इसके राइट साइड में अगर आप देखते हो तो आप पॉजिटिव लेते हो और लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो आप नेगेटिव लेते हो। तो हम क्या है, ये जो ज़ीरो है ये क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट है। फिर मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी। फिर मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं वेक्टर क्वांटिटी के। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको डिफाइन करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, इसमें हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इसके एग्जांपल हो गया आपका डिस्टेंस हो गया, प्रेशर हो गया, स्पीड हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो फोर्स है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी और जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और जो प्रेशर होता है वो है एक स्केलर क्वांटिटी। और एसआई यूनिट होती है प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाली न्यूटन जो है ये तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, बट हमारी प्रेशर में भी तो न्यूटन का टर्म आ रहा है, बट ये हमारा स्केलर क्वांटिटी कैसे हो जा रहा है? तो इसका आंसर ये है कि सपोज़ करिए अगर जो प्रेशर है ना, प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल लगता है। सपोज़ करिए ये आपका क्या है, सरफेस है, तो जो प्रेशर होगा ना वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ये तो प्लेन सरफेस हो गया। सपोज़ करिए आपके पास कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, तो इसके ऊपर भी जो प्रेशर लगेगा ना वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही लगता है। तो हमारा जो प्रेशर है ना, प्रेशर की जो डायरेक्शन है ना वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि वो हमेशा ही ऑलवेज इट शुड एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस या नॉर्मल टू द सरफेस। इसीलिए हमको सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन तो ऑलरेडी ही डिफाइंड होता है। इसीलिए प्रेशर हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ना कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। ठीक है, ये जो बेसिक टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा जो टर्म है ना वो हम बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है? देखिए डिस्टेंस होता है द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा डिस्टेंस है।
ठीक है। सपोज़ करिए ये आपका क्या है, घर है, और आपको घर से ना मंदिर जाना था। तो घर से मंदिर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता तो कुछ ऐसे जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है। अब देखिए इस रास्ते से गए तो सपोज़ करिए आपका घर, ये जो मंदिर है वो है 4 किलोमीटर, इससे है आपका 2 किलोमीटर, इससे है 3 किलोमीटर, और इससे है 5 किलोमीटर। तो जिस भी आप पाथ को ट्रैवल करोगे, जो भी आप रास्ते से जाओगे ना, तो जो भी आपने दूरी तय की है, जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। अगर इस पाथ से जा रहे हो तो जो आपकी टोटल डिस्टेंस होगी वो 2 किलोमीटर होगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या है इसमें, जो हमारा जो डिस्टेंस होता है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हमको इसको ना डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी डायरेक्शन से जाइए, आपसे उससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड से आपको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि आप नॉर्थ से मत जाइए। हो सकता है कि कोई रास्ता एक ऐसे साउथ हो, फिर ऐसे जाकर मतलब ऐसे जाए, कोई आपका नॉर्थ से जाए, ऐसे भी जा सकता है। तो इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड से मतलब होना चाहिए। ठीक है। दूसरा टर्म हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द शॉर्टेस्ट path traveled by an object between the initial and final position of an object। अब देखिए सपोज करिए यही आपका घर है और आपको जाना था मंदिर। ठीक है, तो घर से मंदिर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते, एक रास्ता ये है, एक रास्ता कुछ ऐसे जा रहा होगा, एक रास्ता कुछ ऐसे। इससे सपोज करिए आपका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का, ये है आपका 2 किलोमीटर, और ये है आपका 5 किलोमीटर। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना घर से मंदिर जाने के लिए, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। समझ में आया? अब इसके साथ ही ना हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर, उस स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करिए ये आपका क्या है, घर है, और घर से आपको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। ठीक है, अब घर से स्कूल जाने के भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता मान लीजिए ये है, एक रास्ता कुछ ऐसे जा रहा है, एक रास्ता कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस रास्ते से सपोज़ करिए आपका जो डिस्टेंस है वो 5 है, इससे आपका 10 है, और इससे आपका 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो घर से आप स्कूल जाने के लिए जिस पाथ को आप जिस पाथ के थ्रू आप स्कूल पहुंचोगे घर से, वो आपका क्या होगा, वो आपका कहलाएगा डिस्टेंस। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो शॉर्टेस्ट पाथ होगी बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो हमारा डिस्टेंस है वो मैंने आपको पीछे भी बताया कि अभी जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे है ये समझते हैं। देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि सपोज़ करिए अगर कोई स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स बहुत रिच हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि ऐसा करो बेटा, आप अपने घर के छत पे जाओ और अपना ना हेलीकॉप्टर लेके अपने स्कूल चले जाओ। तो अब बच्चा तो गया, पर बच्चे को ये नहीं पता है कि मैं
हेलीकॉप्टर किस डायरेक्शन में लेकर जाऊंगा। अब वो शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है हमारा। अब वो 5 किलोमीटर इधर भी तो जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो हमको उसको बताना पड़ेगा कि आपको छत से ईस्ट की डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाना है, तभी तो स्कूल पहुंचेगा। अगर हमने उसको बोल दिया कि नहीं 5 किलोमीटर आप चले जाओ, तो 5 किलोमीटर तो नॉर्थ भी जा सकता है, साउथ भी जा सकता है, वेस्ट भी जा सकता है, ईस्ट भी जा सकता है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ रहा है। तो जिस भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसीलिए वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए, जो मैग्नीट्यूड होगा ना डिस्प्लेसमेंट का, जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो हमेशा ही या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस से कम होगा, बट ये डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। कैसे नहीं ज़्यादा हो सकता है, अब देखिए, ये आपका सपोज करिए एक ही पाथ है, मान लीजिए घर से और स्कूल जाने के लिए सिर्फ एक सिंगल पाथ है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, बट जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी ना, वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब वो कैसे होता है समझते हैं। सपोज करिए, इसके लिए मुझे एक और एग्जांपल देना पड़ेगा। सपोज करिए आप घर से अपने स्कूल गए। ठीक है। ठीक है, घर से आप स्कूल गए और फिर स्कूल से आप अपने घर वापस आ गए। आप गए और मान लीजिए यही पाथ पकड़ के आप या किसी और पाथ से भी आप अपने घर आ गए। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो कैसे होगी, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप गए और वापस आए, तो क्या हो गया, आपने इनिशियल पॉइंट भी आपका यही घर ही है और फाइनल पॉइंट भी आपका घर है। तो इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो होगा ना, क्योंकि इनके दोनों के बीच में, फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़ीरो ही तो होगा। ठीक है। इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो ज़ीरो हो सकता है। ठीक है। अब ये पॉजिटिव क्यों होगा, पॉजिटिव देखिए ऐसे होगा क्योंकि आप घर से स्कूल गए बट आप वापस नहीं आ रहे, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा ना। अब नेगेटिव क्या कैसे होगा, सपोज करिए घर को आपने रेफरेंस माना है। अब इस डायरेक्शन में सपोज करिए ये यहाँ पे आपने रेफरेंस माना है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम इसको ना टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को टेबुलर फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में मैं आपको लिखवा देता हूँ। इधर आप बनाइए डिस्टेंस और इधर आप लिखिए डिस्प्लेसमेंट। देखिए, पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या होगा इधर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। दूसरा पॉइंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट, इट कैन बी ज़ीरो पॉजिटिव। यहाँ पर ना इट्स मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ज़ीरो पॉजिटिव
नेगेटिव। अब फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं इट इज़ ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बट कैन नॉट मोर देन डिस्टेंस। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है, जो तीसरी टर्म है, वो है स्पीड। तो स्पीड समझते हैं क्या होता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ना मीटर पर सेकेंड। मीन्स क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। अब बच्चों को दिमाग में आ रहा है कि ये यूनिट टाइम क्या हो सकता है। अब देखिए, यूनिट टाइम ना हर एक बंदे के लिए अलग अलग हो सकता है। सपोज करिए आपके लिए यूनिट टाइम हो सकता है कि 1 सेकेंड हो, किसी के लिए यूनिट टाइम 1 मिनट भी हो सकता है, किसी के लिए यूनिट टाइम 1 घंटा भी हो सकता है। विच मीन्स कोई ये सपोज करिए कोई बंदा स्टडी करना चाहता है या किसी कार की स्पीड को एनालाइज करना चाह रहा है, तो वो ये भी देख सकता है कि वो 1 सेकेंड में कितना मीटर जा रही है। कोई ये भी तो देख सकता है ना कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है या कितने मीटर जा रही है। कोई 1 घंटे में भी देख सकता है कि वो कार कितनी किलोमीटर तक डिस्टेंस को कवर की है। तो ये यूनिट टाइम हर एक बंदे के लिए डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारी होती है फोर्थ, दैट इज वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी और स्पीड में माइनर सा डिफरेंस है। ये होता है ना स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, इसकी भी एसआई यूनिट जो होती है ना वो होती है मीटर पर सेकंड। फिर बच्चे बोलेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए फ़र्क क्या है कि जो स्पीड है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है, फिफ्थ टर्म है, वो होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए ये रेट का मतलब क्या होता है। रेट का मतलब होता है ना कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है ना तो वो उसको बोलते हैं हम रेट। रेट का मतलब होता है कि कोई भी वो क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो हम इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हमारा होता है एक्सेलरेशन। इसकी एसआई यूनिट होती है, क्या होती है एसआई यूनिट? इसकी होती है मीटर पर सेकंड। अभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कैसे है? देखिए अगर आप एक्सेलरेशन का एक तरीके से ये फॉर्मूला भी हो गया, जो यहाँ पर सपोज करिए एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल। अब देखिए एक्सेलरेशन का ये कैसे यूनिट आया है। देखिए वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे क्या है? सेकंड है। तो ये मीटर पर सेकंड और सेकंड स्क्वायर नहीं हुआ, इसीलिए है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है दैट इज 6, उसको हम, ये हमारी होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है देखिएगा ध्यान से। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है हमारी एवरेज स्पीड। साथ ही एक और टर्म इसी के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी।
देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो होगा टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए इसमें जो पहला है वो होता है लीनियर मोशन, इसको हम और बोल सकते हैं दूसरे नाम से स्ट्रेट लाइन मोशन। तीसरा होता है रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर ट्रांसलेशन मोशन। ये सारे नाम अलग हैं, ठीक है, बट काम एक ही है। मतलब या तो इसको लीनियर मोशन बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। जैसे सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अब वो सीधे ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ना लीनियर मोशन में है, या फिर स्ट्रेट लाइन में मोशन में है, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन में, या फिर ट्रांसलेशन मोशन में। ठीक है, दूसरा हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब देखिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, देखिए सपोज करिए एक आपका कोई ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लेते हैं ना डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को हम ले लेते हैं कि वो मीटर में है, और यहाँ पर टाइम है हमारा सेकंड में। देखिए जब हमारा टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 होगा। फिर जैसे हमारा टाइम 5 सेकंड हुआ तो उस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो सपोज करिए 10 मीटर का हुआ। फिर यहाँ पे टाइम हमने देखा कि यहाँ पे 10 सेकंड हुआ, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस उसका हुआ वो 20 हो गया। फिर यहाँ पे 15 हुआ टाइम, 15 सेकंड, तो जो डिस्टेंस हमने देखा वो उस ऑब्जेक्ट ने 30 मीटर ट्रैवल कर चुका। अब हम इसको ना ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये हमारा वाई एक्सिस की तरफ हम डिस्टेंस ले लेते हैं, और इसकी तरफ हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ टाइम। ठीक है, ये हमारा सेकंड में है और ये हमारा, देखिए टाइम की जो एसआई यूनिट होती है ना वो सेकंड होती है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ओरिजिन है 0 0। अब प्लॉट कर, देखिए जब हमारा टाइम 0 है तो हमारा ऑब्जेक्ट भी तो रेस्ट पे है ना, कहीं ट्रैवल नहीं करे, तो मतलब यहीं पे है। ठीक है, अब स्केलिंग कर लो यहाँ से। सपोज करिए ये आपका हो गया 10 हो गया, यहाँ पे आपका 20 हो गया, और ये आपका 30 हो गया। यहाँ पे आपका 5, फिर यहाँ पे 10, और ये आपका 15। अब देखिए 5 सेकंड में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, यहाँ पे आएगा। फिर जैसे टाइम 10 हुआ तो यहाँ पे 20 डिस्टेंस हुआ। फिर यहाँ पे जब टाइम 15 हुआ तो उसका डिस्टेंस टोटल कितना है, 30 है। ये देखिए 30 है ना, 15 सेकंड पे 30 है। जब आप इसको यहाँ से अब जब खींचोगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मोशन दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना। अब देखिए ये इसका मतलब क्या था जो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे इन दोनों इंटरवल के बीच में जो क्या है, डिस्टेंस कितना है, इन दोनों इंटरवल के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, 5 सेकंड का। 5 सेकंड के बीच में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना किया है, 10 मीटर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 ही सेकंड का है ना। 10 में से अगर 5 माइनस करोगे तो 5 ही आएगा। बट यहाँ पे भी जो डिस्टेंस जो उसने 20 में से 10 को आप माइनस करोगे तो 10 ही आएगा। तो देखिए ना यहाँ पे 5 सेकंड में भी वो 10 कर रहा है, फिर आगे भी 5 सेकंड के इंटरवल में वो 10 ही कर रहा है। यहाँ पे भी 5 सेकंड हो रहा है ना, और यहाँ पे भी जो डिस्टेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, 10 मीटर हो रहा है। तो हमने वही तो लिखा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए
तो जब हम इसको ग्राफ प्लॉट किए तो क्या आया, ये ग्राफ लीनियरली फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि नेचर ऑफ ग्राफ क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो हमारा नेचर ऑफ जो होगा ग्राफ वो क्या होता है, लीनियर होता है, लीनियर, ये लीनियर प्रोफाइल है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, स्लोप वो क्या देता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ओके, जो हमारा थर्ड होता है, थर्ड टाइप का मोशन, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, हम इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अनइक्वल डिस्टेंस traveled by an object in equal interval of time। देखिए विच मीन्स क्या है कि इक्वल टाइम का जो इंटरवल है वो तो सेम है, बट जो डिस्टेंस है ना वो डिफरेंट ट्रैवल हो रही है। जैसे देखिए, वही हम दोबारा आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप डिस्टेंस है मीटर में और टाइम हमारा सेकंड में। देखिए 0 टाइम है तो 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया, जैसे 5 सेकंड हुआ तो उसने 10 मीटर ट्रैवल किया। ठीक है, फिर जब यहाँ पे 10 सेकंड बाद देखा तो वो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था वो हमारा किया था 20। फिर जब हमने देखा 15 सेकंड बाद तो उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया था वो किया था 40। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से 5 सेकंड के बीच में उसने 10 किया है और 5 से 10 सेकंड के बीच में उसने कितने का 10 ही किया है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी तो 5 सेकंड का गैप है, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस का जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 20 का आ रहा है। तो इसीलिए तो मैंने बोला इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का तो इंटरवल इक्वल है, बट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो अनइक्वल कर रहा है। तो इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ग्राफ, मैंने तो यहाँ पर 3 ही रीडिंग लिया, आप कहीं रीडिंग लेकर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस है आपका मीटर में और यहाँ पर टाइम है आपका सेकंड में। तो आप देखिए जब आप प्लॉट करने जाएंगे तो ये 0 हो गया, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका 10 है, 20 है और यहाँ पे मान लीजिए आपका कितना आ रहा है 40 आ रहा है, और ये आपका टाइम कितना है मान लीजिए 5, यहाँ पे आपका 10 और यहाँ पे आपका 15। तो जब आप प्लॉट करेंगे तो 0 के साथ 0 आएगा और 5 जब है तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 10 है तो ये आपका 20 है और फिर यहाँ पे 15 के साथ सीधे 40 चला जा रहा है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं ना आ रहा है, ये देखिए कैसे जा रहा है, ये कुछ आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, अब अगर आप रीडिंग जितने ज़्यादा लेंगे तो इसका जो नेचर ऑफ ग्राफ होगा ना क्या होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, पैराबोला होगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो जो बाकी के जो इसके टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और मेरे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।